तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुहुआ सिटी में ग्रेट डिजास्टर आने वाला होता है, मगर उससे पहले ही शाओलू ने यूक्योंग सी ट्रेजर अपने हाथ में ले लिया होता है और वो अपनी बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसके जरिए वो वहां मौजूद जितने भी बीस्ट होते हैं उन सबको उस सिटी के अंदर समन करता है। तो वहां पे हर जगह तबाही मच जाती है। ये देखते ही हान फेंग और ली जेंग दोनों ही उससे वो ट्रेजर छीनने की कोशिश करते हैं, मगर वो दोनों ही जब भी उस ट्रेजर के करीब पहुंचते हैं तो वो पोर्टल्स के जरिए वापस से वहां से दूर जा पहुंचते हैं। ये देखकर वो दोनों ही फिर एक प्लानिंग करते हैं और शाओलुओ की पोर्टल टेक्निक को किसी तरह हराने के लिए वो शुआनजी वाइन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए वो लोग उस ट्रेजर के बेहद करीब पहुंच गए थे। मगर उसके बावजूद भी शाओलुओ वो उनसे वो ट्रेजर छीनने की कोशिश करता है, मगर अचानक से वहां पर एल्डर यिनजी वो अपने एरो के जरिए जैसे ही शाओलुओ को हर्ट करता है तो शाओलुओ इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो फौरन से डीमन नाइट इल्यूजन टेक्निक को यूज करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा फेस अपीयर होता है और वो लीजिंग को अपने अंदर ही खींच लेता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि लीजिंग जब वो उसकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है तो वो ट्रेजर तक अभी भी नहीं पहुंचा था, मगर किसी तरह वो उस ट्रेजर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इतने में अचानक वो ट्रेजर ऊपर आ जाता है और लीजिंग उससे नीचे चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद होने लगती है। मगर जैसे ही वो नीचे गिरता है तो वो अपनी कॉन्शियसनेस में देखता है कि उसका मास्टर उसके सामने है और वो उसे बता रहा है कि हमारे इंपीरियल फिजिशियन टेक्निक्स में बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक्स हैं और कुछ सोल स्लैंग टेक्निक्स भी हैं। अगर तुम्हें 7 स्टार नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम 7 स्टार याओगुआन पैलेस तक पहुंच गए हो। ये टेक्निक किसी भी तरह के इल्यूजन को ब्रेक कर सकती है। मगर यहाँ पर ली जेंग वो मास्टर से कह रहा होता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मगर मास्टर उससे कहता है जब तुम्हारा दिल खुश होता है और तुम बिल्कुल रिलैक्स होते हो और तुम्हारी स्पिरिट जब वो बिल्कुल पीसफुल होती है तभी तुम्हारे दिल से एक ऐसी रोशनी निकलती है जो कि हर तरह के इल्यूजन को खत्म कर देती है। इतना कहने के बाद हमें दिखाया गया था कि ली जेंग जैसे जैसे फोकस करता है अचानक उसके फोरहेड पर एक मार्क आ जाता है और वो उस इल्यूजन को तोड़कर उससे बाहर आता है तो उसे एक अजीब तरह की दुनिया दिखाई देती है, जिस पर वो काफी हैरान होता है। मगर उसका मास्टर उससे कहता है कि ये तुम्हारा स्पिरिचुअल रियलम है, जब तुम्हें अपनी लाइफ का खतरा महसूस हो उस वक्त इसे एक्टिव कर सकते हो। मगर याद रहे जब तक तुम किसी अपने रिलेटिव से ना मिलो तब तक उसे अपने स्पिरिचुअल रियलम को टच करने भी ना देना। मगर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हान फेंग वो उसके स्पिरिचुअल रियलम में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके उसे दोबारा से होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है और हान फेंग को लग रहा था कि शायद इसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई है, इसीलिए ये शायद होश में नहीं आ रहा। मगर जैसे ही ली जेंग होश में आता है तो वो हान फेंग को देखकर हैरान हो जाता है और उसका हाथ अपने ऊपर से हटा देता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ पर क्यों चले आए? वो यूक्योंग सी ट्रेजर कहाँ पर है? ये कहने के बाद हान फेंग फौरन से वो ट्रेजर उठाता है और ली जेंग को देते हुए कहता है कि तुम इसकी बात कर रहे हो ना। मगर फिर हान फेंग कहता है कि ये ट्रेजर तो हमें मिल गया है मगर हम लोग इस मिडनाइट रियलम में अटक गए हैं, यहाँ से कैसे निकला जाए? ये कहकर वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये सारी गलती मेरी है। अगर मैं उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए ना जाता तो शायद मैं तुम्हें बचाने के लिए जल्दी यहाँ पर पहुंच जाता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर ली जेंग फौरन से खड़ा हो जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने जो कुछ किया है वो बिल्कुल सही था। ये बात सुनकर हान फेंग को थोड़ा सा हौसला मिलता है और उसे अब यकीन आने लगा था कि ली जेंग भी अब उसे सहारा दे सकता है। मगर ली जेंग उससे कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ क्यों चले आए? तुम मुझे क्यों बचाना चाहते थे? तो हान फेंग कहता है क्या तुम पागल हो? तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें कभी मैं मुसीबत में देखूंगा तो मैं तुम्हें लाजमी बचाऊंगा, मैं इसे चुपचाप तो खड़ा नहीं रह सकता। मगर ली जेंग कहता है आखिर ऐसा क्यों? तो हान फेंग कहता है आखिर तुम्हारे पास इतने क्यों हैं? तुम हर बात पे क्यों कहते हो? वैसे भी सिटी में अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और वो लोग हमारा ही इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बचाना हमारा फर्ज है। ऊपर से मिडनाइट भी आने वाली है, मुझे लगता है कि शायद वो ग्रेट डिजास्टर अपीयर हो चुका होगा। हो सकता है शायद हमें दोबारा बात करने का कोई मौका ना मिले। मगर ली जेंग कहता है ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद ली जेंग उसे बताता है कि मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि अगर मेरी कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाती तो मैं ये बहुत ही आसानी से कर लेता, मगर क्योंकि तुमने मेरी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर दिया और मेरा
कल्टीवेशन लेवल डाउन हो गया तो ये सब कुछ शायद तुम्हारी वजह से हो रहा है, मगर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। असल में मेरे मास्टर ने जो कुछ मुझे सिखाया था शायद मैं वो सब कुछ भूल गया था, मगर जब मैं दोबारा होश में आया तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। मैं अपने ही माइंड को समझ नहीं पा रहा था। मुझे अपनी स्पिरिट को पीस में लेके आना है, उसके बाद ही मेरे अंदर से वो लाइट निकलेगी। इसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो और साथ में मुझे अपनी एनर्जी के जरिए भी सपोर्ट करो। हम दोनों ही एक साथ मिल जाएं तो हम दोनों से बहुत ही आसानी से हरा देंगे। ये कहने के बाद वो दोनों ही फिर आपस में हाथ मिला लेते हैं और हानफिंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब किया है तो मैं तुम्हारी हेल्प तो जरूर करूंगा। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ली ज़ेंग की बॉडी से एक ऐसी एनर्जी निकल रही होती है कि जो आहिस्ता आहिस्ता उस इल्यूजन को तोड़ना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सिटी में हर तरफ आग के गोले गिर रहे होते हैं क्योंकि नेचुरल डिजास्टर अपीयर हो चुका था और हर तरफ तबाही मच गई थी। और यहाँ पर हमें दिखाया गया था कि शालुओ वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है। जब वो वहां पर यिनज़ी को देखता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। मगर एल्डर यिनज़ी वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था क्योंकि उसने सनसेट बाव को यूज किया था, जिससे उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हुई थी और उसके साथ साथ उसके जख्म भी ताजा हो गए थे। ये देखकर शाओलू वो कहता है कि आज मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारूंगा। ये कहने के साथ वो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उस पर जैसे ही पंच से वार करता है तो एल्डर यिनज़ी उसे अपनी शील्ड के जरिए रोकता है, मगर वो पंच इतना ताकतवर होता है कि उस शील्ड के साथ एल्डर यिनज़ी को उठाकर दूर फेंक देता है। और इससे पहले कि एल्डर यिनज़ी खड़ा हो पाता, शालू वो फौरन से अपना पैर उसके ऊपर रखकर उसे दोबारा से जमीन पर लेटा देता है और उसके ऊपर जोर डालते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें इससे तकलीफ हुई? तुम तो वही स्वॉर्ड गॉड हो ना जो कि विल्डरनेस में बहुत ज्यादा मशहूर थे, मगर देखो जरा अब तुम क्या हो। लगता है कि शायद तुम अपनी जिंदगी बचाने के लिए यहाँ पर रेंगना शुरू कर दोगे। तुम्हारी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी बन गई है। मगर फिर वो कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने तो सनसेट बाव को यूज किया था ना, जिससे तुम इंजर्ड हो गए थे। चलो देखते हैं कि तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा टफ है। सुना है कि तुमने फिफ्थ हेवन रियलम को अचीव किया है, मगर यिनज़ी कहता है कि चाहे तुम मुझे मार भी दो उसके बाद भी तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। मगर शाओलू उस पर हंसना शुरू कर देता है और फौरन से अपनी एनर्जी इकट्ठी करते हुए उससे एक पावरफुल स्पिरिचुअल डेगर क्रिएट करता है। और उस डेगर के साथ जैसे ही वो एल्डर यिनज़ी को मारने वाला होता है तो अचानक से कुछ स्पिरिचुअल वाइन्स आती हैं और वो उस डेगर को उठाकर दूर फेंक देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ा सा मास्क आहिस्ता आहिस्ता क्रैक होता है और देखते ही देखते उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर हानफिंग और ली ज़ेंग दोनों ही अपीयर होते हैं। उन्हें वहां पर देखकर शालू वो भी हैरान होता है और कहता है कि अच्छा तो तुम लोग मिडनाइट रियलम से निकल आए, लगता है मैंने तुम लोगों को कमजोर समझने की गलती कर दी। मगर ली ज़ेंग फौरन से उसे सबक सिखाने के लिए अपने कुछ स्पिरिचुअल डेगर्स का इस्तेमाल करता है जो कि वो उसकी तरफ थ्रो करता है तो शालू वो उनसे अपने आप को बचाता है, मगर एक डेगर से उसके बाल थोड़े से कट जाते हैं और वो अपने पोर्टल्स के जरिए उन डेगर्स को वहां से गायब कर देता है। मगर इतने में हानफिंग उसे पांच मारने के लिए आ जाता है, जिस पर शालू वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर हानफिंग की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ के दम पर शालू को काफी पीछे तक धकेल देता है, जिस पर शालू कहता है कि अरे वाह, तुम लोगों के अंदर तो काफी कॉन्फिडेंस आ गया है। पहले तो मैं तुम लोगों को नजरअंदाज कर रहा था, मगर इस बार तुम लोगों को मैं किसी इल्यूजन में नहीं डालूंगा बल्कि सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। ये कहते ही वो फौरन से अपनी एनर्जी के जरिए जैसे ही डेगर क्रिएट करता है तो हम देखते हैं वहां पर हजारों डेगर्स आ जाते हैं। और शाओलू वो उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम लोग जो कि थर्ड और फोर्थ रियलम के वॉरियर्स हो, तुम्हें लगता है कि तुम लोग फिफ्थ हेवन वॉरियर को हरा सकते हो। शायद पहले वाली जिंदगी का चांस तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मगर इस बार तुम्हें कोई सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। अब की बार तुम मरोगे तो तुम्हें आफ्टर लाइफ भी नहीं मिलेगी। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ली ज़ेंग वो फौरन से यहाँ पर अपनी शुआनजी टेक्निक के जरिए दोबारा से स्पिरिचुअल वाइन्स क्रिएट कर लेता है और वो उन वाइन्स को हर जगह फैलाना शुरू कर देता है। वो वाइन्स हर जगह उन डेगर्स से टकराती हैं और उन डेगर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर शालू वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जितने भी डेगर्स क्रिएट किए थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे और ऊपर से वो शुआनजी वाइन्स भी उसे चारों तरफ से कवर करती जा रही होती है। ये देखकर शालू वो कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पावर किसे कहते हैं।
ये कहने के साथ वो अपनी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि वो सारे के सारे वाइन्स को तोड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। मगर यहाँ पर हम लोग हान फेंग और ली जेंग को देखते हैं, वो दोनों ही कोई प्लानिंग करके आए थे, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फौरन से याओ गुआन थर्ड फॉर्म टेक्निक को यूज करते हैं, जिससे वो लोग अपनी पावर्स को कंबाइन करने वाले थे। हान फेंग के पास सन टेक्निक होती है और ली जेंग के पास मून टेक्निक होती है, यानी कि दोनों एक साथ मिलकर यिन यांग एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। हान फेंग जैसे ही अपनी एनर्जी ली जेंग को ट्रांसफर करता है तो ली जेंग उसके जरिए एक बहुत बड़ा लोटस क्रिएट करता है और उसके साथ एक पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज करता है, जिससे शा लू अपने आप को बचाने के लिए एक पावरफुल बैरियर का इस्तेमाल करता है। मगर वो बैरियर इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता कि वो उन दोनों एनर्जीज को एक साथ ज्यादा देर तक रोक सके। मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही यहाँ पर ली जेंग वो अपनी एनर्जी को हल्का सा बूस्ट करता है तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उस शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जिसके बाद बारी आती है हान फेंग की, वो फौरन से मौका देखते ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो अपनी पावर को ली जेंग की पावर के साथ कंबाइन करता है और पंच मारता है तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो फिफ्थ रियलम के वॉरियर से भी कई गुना ज्यादा होती है। इस एक अटैक से ही वो शा लुओ को बहुत ही दूर दे मारता है, जिसके बाद शा लुओ दोबारा खड़ा नहीं हो पाता तो वो लोग फौरन से वहां पर एल्डर यिनजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ठीक तो हैं, लगता है शायद आप इंजर्ड हो गए हैं। मगर एल्डर यिनजी कहता है बेफिक्र हो जाओ, इन बूढ़ी हड्डियों में अब भी इतना दम है कि ये ऐसे शा लुओ की मार को झेल सकते हैं। तो फिर ली जेंग कहता है अब वक्त आने वाला है, वो ग्रेट डिजास्टर दोबारा से अपीयर होने वाला है। मगर मुझे नहीं मालूम कि ये सी क्योंग ट्रेजर किस तरह काम करता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रेजर अपने आप ही ऊपर चला जाता है और एल्डर यिनजी उन लोगों से कहता है कि इस ट्रेजर को ओपन करने की जरूरत नहीं है। जब भी नेचुरल डिजास्टर आता है ये ट्रेजर अपने आप ही उसे सेंस कर लेता है और खुद ब खुद ही ओपन हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रेजर जब खुलता है तो वो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का रूप ले लेता है और इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि ये एक बहुत बड़ा बैरियर बना सकता है, जिससे ये पूरे के पूरे शहर को उस बैरियर के अंदर प्रोटेक्ट कर सकता है। मगर हम लोग देखते हैं कि अचानक से वो ट्रेजर पर्पल कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो उस बैरियर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। ये देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये तो किसी तरह की डिमोनिक एनर्जी है। जिसके बाद उन लोगों को समझ में आ जाता है कि इस इविल एनर्जी ने पहले ही उस ट्रेजर को करप्ट कर दिया है, यानी कि उसे ओपन करने का जो सोर्स था वो अब करप्ट हो चुका है, तो उस ट्रेजर को ओपन नहीं किया जा सकता। मगर हान फेंग कहता है कि क्या आपके पास इसे यूज करने का कोई और तरीका नहीं है? तो एल्डर यिनजी कहता है कि ये अब खराब हो चुका है, अब सी ऑफ क्योंग ट्रेजर के गेट्स पूरी तरह से लॉक हो चुके हैं। इतने में वो टाइम आ चुका होता है जिससे वहां पर डिजास्टर आने वाला था और वो लोग देखते हैं कि आसमान में अचानक से ट्रैबुलेशन क्लाउड्स आने वाले हैं और वहां पर आग के गोलों की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे शहर में फिर से बहुत बड़ी तबाही शुरू हो गई थी। सब लोग चीखते चिल्लाते हुए यहाँ वहां भाग रहे होते हैं, मगर हर तरफ आग ही आग होती है। किसी के पास भागने का कोई मौका नहीं होता क्योंकि चारों तरफ आग होती है और किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। और हम लोग उस डीमन सिटी लॉर्ड को भी देखते हैं, वो बंधा हुआ होता है और इतने में एक आग का गोला उसे आकर हिट करता है तो वो वहीं पर उस आग के गोले के साथ पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक ऐसा बहुत ही बड़ा डीमन भी अपीयर होता है जो कि अपने मुंह से इतनी पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज करता है कि हर एक चीज जो कि उसके सामने आती है वो पूरी तरह से इरेज हो जाती है और वहां पे इतने बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं कि कुछ भी बचने का चांस नहीं था। ये देखकर शाओ लू वो खड़ा हो जाता है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी मगर वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि जैसे तैसे ही सही मगर उसका मकसद कामयाब हो गया है, यानी कि वो इस शहर को बर्बाद करना चाहता था और वो बर्बाद हो रहा है। ऊपर से रही सही कसर उस डीमन बीस्ट ने आकर पूरी कर दी थी, जिसकी एनर्जी बीम से इतनी खतरनाक थी कि अगर वो ट्रेजर ओपन हो भी जाता है तो भी अंदर मौजूद वो बीस्ट किसी को भी नहीं छोड़ेगा। शुहुआ सिटी को इस तरह डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर एल्डर यिनजी बिल्कुल बेबस हो जाता है और कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी इस शहर को अपनी आंखों के सामने इस तरह खत्म होते हुए देखूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा क्लान यहाँ पर आकर दफन हो जाएगा। मगर हान फेंग वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता और वो पीछे ली जेंग की तरफ देखता है कि वो बिल्कुल खामोश खड़ा है। जिसके बाद हान फेंग डिसाइड कर लेता है कि वो उस ट्रेजर को हर हाल में एक्टिव करेगा। वो एल्डर यिनजी से कहता है कि अगर हम लोग उस ट्रेजर को अपनी एनर्जी से पुश करें और उसके अंदर मौजूद एविल एनर्जी को निकाल दें तो क्या
क्या ये काम कर जाएगा? तो एल्डर जिनजी कहता है कि ये सब पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी शख्स ऐसा करता है तो मुझे यकीन है कि उस ट्रेजर का प्रेशर इतना ज्यादा पड़ेगा कि शायद उसे पुश करने वाला शख्स वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मगर हान फेंग वो पीछे मुड़कर ली सेंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं मर जाऊंगा? तो ली सेंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता, मगर हान फेंग वो आगे आ जाता है और कहता है कि चलो तो फिर मैं एक बेट लगाता हूँ, मैं उसे ओपन करके दिखाऊंगा। इतने में ली सेंग भी आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं भी बेट लगाने को तैयार हूँ। मगर फिर एल्डर जिनजी हंसते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों जवान ऐसा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तुम्हारे साथ बेट लगा रहा हूँ। मैं नीचे मौजूद उस बीस्ट को जाकर हैंडल करता हूँ, तुम लोग जाओ और जाकर उस ट्रेजर को हैंडल करो। ये कहने के बाद वो फौरन से उस बीस्ट की तरफ आगे चला जाता है और दूसरी तरफ वो दोनों ही हीरोज उस ट्रेजर को रोकने के लिए, उस ट्रेजर को अनलॉक करने के लिए उसकी तरफ चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं तो वहां पर काफी जोरदार ग्रेविटी प्रेशर होता है, मगर उसके बावजूद भी वो लोग आराम से उस ट्रेजर के ऊपर आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर हान फेंग कहता है कि ली जेंग, तुमने इस ग्रेट डिजास्टर को रोकने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और अब मैं तुम्हें और इन सबको बचाने के लिए अपनी आखिरी कोशिश तक करूंगा। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर उसकी एक जायंट धर्मा बॉडी अपीयर होती है और वो उस जायंट धर्मा बॉडी के हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रेजर को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि आज मैं इस ट्रेजर को ओपन करके ही रहूंगा, चाहिए मुझे जान से ही क्यों ना मार दे। मगर यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए ली जेंग भी अपनी डिवाइन वाइन्स का इस्तेमाल करता है और उसके जायंट हैंड्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि उन लोगों की पावर डबल हो जाए। मगर अभी भी वो पावर काफी नहीं थी, जिसके बाद हान फेंग कहता है कि आखिर हम दोनों की पावर और कितनी मैक्सिमम लेवल तक जानी चाहिए। इतना कहने के बाद वो लोग अपनी पावर को बिल्कुल पीक पे ले आते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यू क्योंग ट्रेजर वो जैसे ही अनलॉक होने लगता है तो वो अपने आसपास एक बैरियर बनाना शुरू कर देता है और वो बैरियर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो सारे के सारे अटैक्स को बाहर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। उनमें से कोई भी आग का गोला नीचे जमीन तक नहीं गिरता। शहर में मौजूद लोग जब ये नजारा देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो दोनों हीरोज हैं जो कि उस ट्रेजर को एक्टिवेट करते हुए सब लोगों को बचा रहे हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही लड़के अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर रहे थे, मगर उस ट्रेजर को ओपन करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ रही होती है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा वीक पड़ते जा रहे होते हैं। उन्हें इस तरह देखकर नीचे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये दोनों लोग अब हमारी आखिरी उम्मीद है। मगर हमें दिखाया जाता है कि हान फेंग वो बहुत ज्यादा पावर यूज कर रहा होता है और वो कमजोर भी काफी तेजी से होता जा रहा था और ली जेंग जो कि उसकी हेल्प कर रहा था वो अभी भी काफी स्टेबल लग रहा था। मगर क्योंकि वो ट्रेजर अभी भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ था, ना ही पूरे शहर तक वो बैरियर बना था, तो इसीलिए उन लोगों को उस ट्रेजर को और भी ज्यादा पुश करना था जिससे वो बैरियर पूरे के पूरे शहर को कवर कर ले। मगर ली जेंग देखता है कि हान फेंग वो तकरीबन अपनी लिमिट तक पहुंचने वाला है, वो इससे ज्यादा शायद एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ली जेंग उससे कहता है कि अगर तुम ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फौरन से हट जाओ, वरना ये ट्रेजर तुम्हें कुचल देगा। मगर हान फेंग उसकी कोई बात नहीं मानता, जिसके बाद ली जेंग उससे फिर से कहता है कि चले जाओ, मगर हान फेंग वहीं रुका रहता है। जिसके बाद ली जेंग कहता है कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, मैंने अपनी कल्टीवेशन के लिए न जाने कितनी मेहनत की और इस दिन का इंतजार किया था, मगर सब कुछ बर्बाद हो गया है। शायद मेरी किस्मत में यही था कि मैं इस शहर को अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देखूंगा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसलिए तुम खुद को इसके लिए ब्लेम मत करो और चले जाओ यहाँ से। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हान फेंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हान फेंग का ही एक अलग रूप मौजूद होता है। उसकी एक स्पिरिट थी। हान फेंग उसके आगे बिल्कुल बेबस होकर बैठा हुआ होता है, जिस पर वो शख्स हान फेंग से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें इससे दर्द होता है? मेरे ये हाथ आहिस्ता आहिस्ता इन नेल्स को तुम्हारी बॉडी से निकाल देंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे खुद ऐसा कुछ करना पड़ेगा, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें जो दर्द होने वाला है वो इतना ज्यादा होगा कि शायद इससे तुम्हारी हड्डियां तक टूट जाए। पर यह सही वक्त नहीं है हार मानने का। तुम्हें इस वक्त इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है और इस मौके पर अगर तुम इतना बड़ा रिस्क ले लेते हो तो शायद सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें सही मौके का इंतजार करना चाहिए, जब तुम्हें लगे कि शायद तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और तुम पूरी तरह से बेबस हो चुके हो और तुम अपनी ज्यादा स्ट्रेंथ यूज कर ही नहीं सकते, तो फिर उस वक्त तुम मुझे मदद के लिए पुकार सकते हो। फिर
फिलहाल तुम्हें अपना गुस्सा इस्तेमाल करना है, तुम्हारे अंदर जो नफरत है और तुम्हारे अंदर जितने इमोशंस हैं, जो कि तुम्हारे पास्ट में जो कुछ हुआ है उसे याद करो और अपनी ब्लड पावर को यूज करो। ये डिजास्टर तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लड पावर के जरिए ही सॉल्व कर सकते हो। इस डिजास्टर को तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लड पावर के जरिए ही खत्म कर सकते हो। तुम्हारी ब्लड पावर में ही सब कुछ है। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हान फेंग वो नीचे मौजूद लोगों की आवाजें सुनता है और साथ में उस छोटी बच्ची की वो पंखुड़ी भी उसे दिखाई देती है। वो सारे के सारे लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं, जिसके बाद हान फेंग कहता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या तुमने सुना वो सारे लोग क्या कह रहे हैं? वो हमारे लिए यहाँ पर खड़े हैं और हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। हम उनके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ से कैसे हट सकते हैं? इतना कहने के बाद उसका जोश कई गुना बढ़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी एनर्जी को बढ़ाता जा रहा होता है, जिससे वो उस ट्रेजर की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे वो बैरियर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। मगर अभी भी उस बैरियर का कुछ हिस्सा बाकी था, जिसके बाद हान फेंग वो अपनी एनर्जी को बिल्कुल पीक पे ले आता है और वो इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है कि उसकी एनर्जी उस पूरे के पूरे ट्रेजर से ऊपर तक आ रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उस ट्रेजर को पूरी तरह से अनलॉक कर देता है, जिससे वो बैरियर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और पूरा का पूरा सिटी वो उस बैरियर के नीचे आ जाता है, जिससे वो पूरा सिटी उस डिजास्टर से बच जाता है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही हीरोज जब ग्रेट डिजास्टर से पूरे सिटी को बचा लेते हैं तो हान फेंग कहता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तुम्हें अब तो सीरियस नहीं होना चाहिए, तुम्हारी शक्ल पर मुझे अभी भी स्माइल नहीं दिखाई दे रही। तो ली सेंग कहता है कि मैं जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद पूरा हो चुका है। मेरे मास्टर ने मुझे जो समझाया था उसे समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, पर शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। अब शायद मैं अपने मास्टर को वापस जाकर कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।